सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पवन सीरीज के अति लघु क्वेश्चंस की सीरीज में सेकेंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो आज यहाँ पर हम 50 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों, शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक उत्थान को स्थापित करती है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 यही है। किसी भी राष्ट्र का जो आधार होता है वो क्या होती है? शिक्षा होती है। बच्चों को किस तरीके से गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से जो शिक्षा उन्हें दी जा रही है वो उनके भावी जीवन में, वो उनके जीवन में उपयोग होगी या फिर नहीं होगी, वो किस तरीके से उस शिक्षा का जो उन्होंने प्राप्त की अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, वो उसका किस तरीके से अपने जीवन में प्रयोग करते हैं उस शिक्षा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, दीर्घकालिक परिणाम का मतलब क्या है कि जो बच्चे ने सीखा है स्कूल में या कॉलेज में, वो उसको किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में, अपने आगे भावी जीवन में किस तरीके से वो उसको अप्लाई करेगा और किस तरीके से वो अपने जीवन में उन सभी चीजों का प्रयोग करके, सिद्धांतों का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएगा। तो ये उस बच्चे के ऊपर निर्भर है कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जो भी है, किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, अगर अपने देश की है तो वो भी वही सिखाएगी तो दूसरे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिखाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक देश की तरक्की जो है वो जुड़ी होती है वहां के बच्चों की शिक्षा से, वहां के बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 थी, उसके भी कहने का तात्पर्य यही था कि जो शिक्षा होती है वो किसी भी देश का आधार होती है और शिक्षा को गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि जो भी चीजें बच्चे सीखें उनका दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायीकरण को उचित माना या फिर नहीं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने व्यावसायीकरण को उचित माना या फिर नहीं? तो शिक्षा का व्यावसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यावसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का मतलब है कि जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा में पहुंचे, यानी कि जब वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट यहाँ तक पहुंचे, तो उसे कुछ ना कुछ व्यावसायीकरण की शिक्षा दी जाए। इसीलिए आपने देखा है कि बच्चों को डिवाइड कर देते हैं कॉमर्स में, मैथ्स ग्रुप में, बायो ग्रुप में। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जिसको जिस फील्ड में जाना हो, जिस तरीके से जो शिक्षा ग्रहण करनी हो, उस तरीके का वो पढ़ाई करे। क्वेश्चन नंबर 53 है, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उसके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए। उन्होंने कहा, क्या कहा? कि जो नवोदय विद्यालय योजना है इसको जारी रखा जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। यानी कि हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक नवोदय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें बच्चों को एंट्रेंस होता है। अगर बच्चे उस एंट्रेंस को पास कर लेते हैं तो उन्हें इस विद्यालय में एंट्री मिल जाती है। इस विद्यालय में वो पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं यहीं पर, ठीक है। यानी कि आवासीय सुविधा भी होती है विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? विद्यालयों की गुणवत्ता के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाए। आपको पता है कि आंगनवाड़ी में जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल से कम उम्र के होते हैं, वो आंगनवाड़ी में जाते हैं। वहां पर उन्हें पोषाहार मिलता है जो पूर्ण रूप से, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और साथ ही साथ उनको एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाई लिखाई की भी चीजें करवाना, यही आंगनवाड़ी कार्यक्रम
का उद्देश्य होता है, इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं हर एक गांव में। क्वेश्चन नंबर 57 है, नव साक्षरों के विषय में रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई थी? तो जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हम बच्चों को बिल्कुल रट्टू तोता बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, बच्चे सीखे ज्यादा, पढ़ाया कम जाए लेकिन सीखे ज्यादा। ऐसा कब होगा? जब बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से, आप खेल के माध्यम से आप सिखाओगे। बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना है, बल्कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकें, अपने आगे आने वाले भविष्य में भी उन सभी चीजों का प्रयोग कर सकें, अपनी जो भी शिक्षा उन्होंने ली है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और शायद इसीलिए बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि वही रटी रटाई चीजें नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस बोझ का हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? तो जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो सभी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। यानी कि शैक्षिक बोझ का मतलब है कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं आज के टाइम में, बच्चों पर इतना बर्डन होता है पढ़ाई का, तो ये बर्डन कैसे कम किया जाए, इसीलिए प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में बनाई गई थी। और ये आप याद रखिएगा, इसे हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, प्रोफेसर यशपाल समिति को। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम लोग, बचपन में ही बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है? बचपन के शुरू के दिनों में से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पहले के टाइम में बच्चों को ट्यूशन नहीं जाना पड़ता था, बच्चे केवल स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल से जो होमवर्क मिलता था वो घर आकर के वो पूरा करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब एक बार तो बच्चा स्कूल में पूरा पढ़ा, उसने फिर घर पर आकर होम ट्यूशन कर दिया गया है, तो वो घर पर स्कूल का काम करने की, जब तक वो स्कूल का काम खत्म करता तब तक उसके होम ट्यूटर आ जाते हैं। जब होम ट्यूटर आ जाते हैं तो फिर वो भी होमवर्क उसको दे के जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर इतना अधिक बर्डन पड़ जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ऐसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराओ जहां पर पढ़ाई अच्छी होती हो, बच्चे को ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं हो, और बच्चे के माता पिता को कम से कम थोड़ा टाइम तो अपने बच्चे के लिए देना ही चाहिए, ताकि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है स्कूल में और क्या कर रहा है, ये जरूर एक बार देखना चाहिए माता पिता को कि बच्चा हमारा पढ़ क्या रहा है। बल्कि पूरी तरीके से हमें ट्यूटर पर, यानी कि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये सभी चीजें एक माता पिता को ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। इसका शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सब लोग बस केवल कोर्स पूरा करवाना चाहते हैं, कोई भी डिग्री हो सबको बस खाली कोर्स पूरा करना है, कोर्स को पढ़ लेना है, पढ़ करके पास हो जाना है, बस यही रह गया है पढ़ाई का लक्ष्य। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो उस चीज को आप समझते हुए भी चलो। लेकिन आज की पढ़ाई बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसको जरूर सुधारने की जरूरत है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये चीज लगता होगा कि बच्चों को पढ़ाई इस तरीके से कराई जाए, इस तरीके से उन्हें समझाया जाए, इस तरीके से उन्हें एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जाए कि वो सारी बातों को समझ जाए और उसको हमेशा याद भी रखें। अगर इस तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा करके आपने चीजों को रट लिया और रट करके आपने नंबर ले लिया तो वो किसी काम नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको उन चीजों को समझना भी है, समझना बहुत जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना समझ रहे हो, उसको ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? तो स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। यानी कि बच्चों को लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, जाएंगे एक तरीके से बस केवल रट्टू तोते की तरह पढ़ लेंगे, जो टीचर लिखवाएंगे उसको लिख लेंगे, तो कोई रुचि नहीं दिखाते बच्चे। रुचि सिर्फ उन्हीं टीचर्स के क्लास में दिखाते हैं जो टीचर उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा करके पढ़ाते हैं और
उनको सब समझ में आता है, जब बच्चों को समझ में आता है वो सब्जेक्ट तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अब अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो ना तो वो इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें रुचि भी नहीं बिल्कुल क्लास में रुचि ही नहीं लेंगे उस सब्जेक्ट में, उन्हें बोझिल लगेगा, नीरस लगेगा वो सब्जेक्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स को ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाए कि वो किस तरीके से बच्चों को स्कूल में जाकर के अच्छे से पढ़ाएं कि बच्चों को बोझिल ना लगे सब्जेक्ट, बल्कि बच्चों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ रटने की क्षमता की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट सामान्य को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। तो कब लिया गया? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को एसओपीटी के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 से किया गया, तो 1993-1994 से किया गया। ये डेट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एसओपीटी कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रति वर्ष था। वर्ष 1993-94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। लगभग 5000 की ग्रामीण की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। तो प्रत्येक 1.5 किलोमीटर पर आपको एक प्राइमरी विद्यालय मिल जाएगा। अभी भी ऐसा ही है, आपके उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो हर 1.5 किलोमीटर पर आपको एक प्राथमिक विद्यालय मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70 है, डीपीईपी परियोजना के दो मुख्य कार्य क्या है? डीपीईपी परियोजना के दो मुख्य कार्य हैं, भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोधन में कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 71 है, डीपीईपी परियोजना के उद्देश्य बताइए। 6 से लेकर के 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध करना या कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन दर तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना, ये सभी था डीपीईपी परियोजना का लक्ष्य। सबसे पहले डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ और बार बार रिपीट भी करती हूँ। डीपीईपी, तो ये जो पी है, पी का मतलब प्राइमरी एजुकेशन, और ये डी जो है इसका डिस्ट्रिक्ट, और पी का लास्ट वाले का प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल इसका फुल फॉर्म है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। तो इसमें दोस्तों ये योजना आई थी 1997 में, इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सन 2000 में इसका दूसरा चरण आया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जो डीपीईपी योजना है दोस्तों, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया जो कि 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। तो ये जो अधिनियम था ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया, और इससे पहले बात होती थी 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसीलिए ये योजना 1997 की है, इसीलिए यहाँ पर 6 से 11 वर्ष लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, और ये मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 है, श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है? श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्श मैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया था? तो 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधित किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कि बनाई गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, इसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इसका भी संशोधन किया गया और मूल्यांकन भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। क्वेश्चन नंबर 77 है, पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई थी? तो पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? उत्तर प्रदेश उक्त परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 79 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? डीपीईपी परियोजना 1997 में प्रारंभ हुई, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किसकी सहायता से संचालित किया गया? दोस्तों, डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो 5 मई 1988 को, जिसे हम संपूर्ण साक्षरता अभियान के नाम से जानते हैं, और इसका ध्येय वाक्य क्या है? एक पढ़ाए एक, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना की संकल्पना कब की गई? तो इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। क्वेश्चन नंबर 83 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? तो आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होते हैं, इसमें प्रमुख रूप से बाहर की बालिकाओं, विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। यानी कि जहां पर लड़कियों की जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है, वहां पर जनजातियों के लोग रहते हैं जिन्हें लड़कियों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, वहां पर ये स्कूल बनाए जाते हैं ताकि वहां की जो लड़कियां हैं वो पढ़ सके, साक्षर बन सके। क्वेश्चन नंबर 84 है, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? तो यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? तो ECCE योजना अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। ये चल रही है बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, कुल 10 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 86 है, बालक का बेहद संवेदनशील एवं संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? तो यह होता है प्रारंभ 8 साल यानी 6 से लेकर के 14 साल तक। क्वेश्चन नंबर 87 है, सभी बच्चों जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की, यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रथम स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किसने बल दिया था? तो हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच ने, स्वतंत्रता से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? तो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 91 है, बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए,
18 मार्च 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा था। तो यहाँ पर 18 मार्च आप लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखा था प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या हैं? सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया? तो समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाने पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जुलाई 1972 से यह प्रभावी माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 96 है, इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 25 जुलाई 1972 को। क्वेश्चन नंबर 97 है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमडीएम स्कूल में बनना कब से शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1 सितंबर 2004 से ये पका पकाया भोजन मिलना शुरू हुआ। और पोषाहार वितरण योजना कब से शुरू हुई देश में? तो 15 अगस्त 1995 से बच्चों को राशन मिलना शुरू हुआ स्कूल में। लेकिन पका हुआ भोजन कब से मिला? 1 सितंबर 2004 से। ये दोनों ही डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त 1995 और 1 सितंबर 2004, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 98 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के प्रमुख पक्ष क्या हैं? भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 99 है, हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। और 21 का में क्या कहा गया है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना हर एक राज्य का कर्तव्य है और हर एक बच्चे का ये अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की शिक्षा उसको निःशुल्क मिले। क्वेश्चन नंबर 100 है, अनुच्छेद 51 क में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 51 क के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सेकेंड पार्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और लगातार आप लोगों को ऐसे ही दोस्तों अच्छे वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। आप कभी भी कहीं भी हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, सभी विषयों की फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिलेगी जितने भी विषय हम पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।